प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के क्लास 7 के इतिहास के अध्याय 3 है तुर्क अफगान शासन। इसके अभ्यास के सभी प्रश्नों का संपूर्ण हल करने वाले हैं। तो चलते हैं इसके पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, गंगा यमुना का दोआब किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा, गंगा यमुना के बीच की भूमि को गंगा यमुना का दोआब कहा गया है। 2 नंबर प्रश्न है, बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की थी? इसका उत्तर होगा, बर्नी ने सुल्तान की आलोचना इसलिए की थी क्योंकि सुल्तान निम्न वर्ग के लोगों को भी उच्च पदों पर आसीन करने लगा था। बर्नी का ख्याल था कि निम्न वर्ग के लोग उच्च पदों पर रहकर अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर सकते। 3 नंबर प्रश्न है, अमीर के रूप में किस वर्ग के लोग शामिल थे? इसका उत्तर हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत के विस्तार के कारण सुल्तान को कुछ नए अधिकारियों को नियुक्त करना पड़ा। इसके लिए सुल्तानों ने सूबेदार, सेनापति और प्रशासन नियुक्त किए। इन्हीं तीनों को अमीर कहा गया। 4 नंबर प्रश्न है, टंका क्या है? उस समय एक मन आज के कितने वजन के बराबर था? इसका उत्तर होगा, एक टंका आज के चांदी के 1 रुपए के बराबर था। 1 टका में 48 जीतल होता था। उस समय का एक मन आज का 15 किलो वजन के बराबर था। 5 नंबर प्रश्न है, आप विचार करें कि अलाउद्दीन खिलजी के मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था से जनसाधारण को क्या लाभ हुआ? इसका उत्तर होगा, अलाउद्दीन खिलजी के मूल्य नियंत्रण की अवस्था से जनसाधारण को यह लाभ हुआ कि उन्हें उचित मूल्य पर सस्ती वस्तुएं मिलने लगी। 6 नंबर प्रश्न है, दिल्ली से दौलताबाद जाने में लोगों को किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरना पड़ा था? तो इसका उत्तर होगा, दिल्ली से दौलताबाद जाने में लोगों को रणथंभौर, मांड तथा चित्तौड़ क्षेत्र होकर जाना पड़ा होगा। सबसे अधिक कठिनाइयां चंबल नदी पार करने में हुई होगी। 7 नंबर प्रश्न है, आपके अनुसार राजधानी परिवर्तन का कौन सा कारण उपयुक्त होगा? तो इसका उत्तर होगा, मेरे अनुसार राजधानी परिवर्तन का कोई भी कारण उपयुक्त नहीं होगा। यदि कुछ कारण था भी तो वह मात्र सुल्तान का वहम था और उसका सनकी मिजाज। 8 नंबर प्रश्न है, राजधानी परिवर्तन के दौरान नागरिकों को किस प्रकार के कष्ट हुए होंगे? तो इसका उत्तर होगा, राजधानी परिवर्तन के दौरान नागरिकों को अनेक प्रकार के कष्ट हुए होंगे। पैदल चलते चलते उनके पैरों में फोड़ा हो गया और रास्ते में खाने पीने की भी असुविधा हुई होगी। अनजान राह में उन्हें यह भी पता नहीं होगा कि कहाँ पानी मिलेगा और कहाँ रात बिताना अच्छा होगा। 9 नंबर प्रश्न है, आप वर्तमान समय में प्रचलित सांकेतिक मुद्रा के विषय में जानकारी प्राप्त करें। तो इसका उत्तर होगा, वर्तमान समय में अंग्रेजों के जमाने से ही सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हो गया था। अंग्रेज के 1 रुपया के सिक्का का वजन 1 तोला होता था और 1 तोला चांदी का मूल्य बाजार में 3 आना था। कागज के नोट का मूल्य तो 1 पैसा भी नहीं है। आज के सभी सिक्के सांकेतिक है, चाहे वह धातुई हो या कागजी मुद्रा। 10 नंबर प्रश्न है, कृषि सुधार एक सरकारी दायित्व है, यह बात मोहम्मद तुगलक के समय में उभर कर सामने आई है। क्या आप बता सकते हैं कि वर्तमान सरकार द्वारा किसानों को कृषि के विकास एवं सुधार के लिए क्या क्या सहायता दी जाती है? तो इसका उत्तर होगा, वर्तमान राज्य सरकारों कृषि के विकास एवं सुधार के लिए बहुत कुछ कर रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक नहरें खोदी गई। इतनी अधिक नहरें खोदी गई कि देश में नहरों का जाल बिछ गया। कृषि यंत्र खरीद पर भी सरकार उस सहायता राशि भी देती है। अच्छे बीज और अच्छे खाद किसानों को मुहैया कराए जा रहे हैं। खेती मारी जाने की अवस्था में किसानों को कुछ भरपाई हो सके, इसके लिए कृषि बीमा की प्रथा चलाई गई है। 11 नंबर प्रश्न है, सल्तनत काल में साधारण किसान एवं धनी किसान में आप क्या अंतर देखते हैं? तो इसका उत्तर होगा, सल्तनत काल में कुछ किसान ऐसे थे जिनके पास भूमि के बड़े बड़े टुकड़े थे। ये धनी होते थे और इनको खूत मुकदमे एवं चौधरी कहलाते थे। छोटे किसान के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े होते थे और ये प्रायः गरीब हुआ करते थे। इन्हें बलहर किसान कहा जाता था और समाज में इनको निम्न स्थान प्राप्त था। बहुत लोग भूमिहीन थे जो बड़े किसानों के खेत में मजदूरी करते थे। अभ्यास के प्रश्नोत्तर का पहला प्रश्न है,
दिल्ली की स्थापना किस राजवंश के काल में हुई? इसका उत्तर होगा दिल्ली की स्थापना 950 में तोमर राजवंश के काल में हुई। लेकिन 12वीं सदी में अजमेर के शासक चौहानों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 2 नंबर प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के समय किस गुलाम सेनानायक ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी? इसका उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में तुर्क राज के विस्तार के लिए अपने एक गुलाम मालिक के काफूर के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। उसने देवगिरी, वारंगल, द्वारा समुद्र, मदुरई पर विजय प्राप्त कर दक्षिण के एक बड़े भाग पर सल्तनत राज्य के अधीन कर लिया। लेकिन खिलजी ने उन राज्यों पर अधिकार न कर उससे सालाना कर देने के करार पर उनके राज्य लौटा दिए। 3 नंबर प्रश्न है, मूल्य नियंत्रण की नीति किस सुल्तान ने लागू की थी? तो इसका उत्तर होगा मूल्य नियंत्रण की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। इससे उसका उद्देश्य था कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके और आम जनता से भी कोई अधिक मूल्य नहीं वसूल सके। 4 नंबर प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने नहरों का निर्माण करवाया था? तो इसका उत्तर होगा दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था। 5 नंबर प्रश्न है, मिलान करें। तो इसका पहला क्या है, प्रारंभिक तुर्क वंश, तो इसका उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा है खिलजी वंश, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा जलालुद्दीन। तीसरा है तुगलक वंश, तो इसका उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन। चौथा है सैयद वंश, तो इसका उत्तर हो जाएगा खिलजी खां। और 5वीं है लोदी वंश, तो इसका उत्तर हो जाएगा बहलोल लोदी। प्रश्न 6 है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत अक्तादारी व्यवस्था पर प्रकाश डालें। इसका उत्तर होगा दिल्ली के तुर्क शासन ने अपने अमीर को विभिन्न आकार के इलाकों में नियुक्त किया। इन इलाकों को अक्ता कहा जाता था और अक्ता के अधिकारी मुफ्ती या वली कहे जाते थे। इनका दायित्व था कि अपने अक्ता क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखेंगे, कभी आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को सैनिक मदद भी देंगे। इसके लिए घुड़सवार सिपाही रखने पड़ते थे। भूमि कर की वसूली भी वली ही करते थे। वसूली का कुछ भाग अपने स्वयं लेने की छूट थी ताकि सैनिकों को वेतन दिया जा सके। 7 नंबर प्रश्न है, सल्तनत काल में लगान व्यवस्था का वर्णन करें और यह बता दें कि किसानों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव था। तो इसका उत्तर होगा सल्तनत काल में लगान व्यवस्था का अपना तरीका था। गांव के बड़े बड़े और धनी किसान जिन्हें खूत, मुकदमा और चौधरी कहते थे, राज्य की ओर से लगान वसूल करते थे। लगान अर्थात भूमि कर को खराज कहा जाता था। खराज की मात्रा भूमि पर उपजने वाले अनाज का एक हिस्सा होता था। खराज में वसूला गया अनाज सरकारी गोदामों में रखा जाता था। इस सेवा के बदले खूत, मुकदमा और चौधरी को खराज का एक हिस्सा मिलता था। ये लोग छोटे किसानों को दबाते भी थे। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इस ग्रामीणों को हटाकर लगान या खराज वसूलने का काम सरकारी अधिकारियों को सौंप दिया। 8 नंबर प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तानों की प्रशासनिक व्यवस्था में कार्यरत अधिकारियों की सूची बनाएं और उनके कार्यों का करें। तो इसका उत्तर होगा दिल्ली के सुल्तानों की प्रशासनिक व्यवस्था में कार्यरत अधिकारियों की सूची और उनके नाम निम्नलिखित थे। कार्य और काम, तो पहला क्या है, सूबेदार। सूबेदार का हो जाएगा सूबे का मुख्य अधिकारी। दूसरा है सेनापति। सेनापति का हो जाएगा सेना पर नियंत्रण रखना। तीसरा है प्रशासक, तो प्रशासक प्रशासनिक कार्य को देखना। चौथा क्या है, वजीर। तो वजीर का हो जाएगा वित्त विभाग का प्रधान। पंचमा है आरिज़ ममालिक। आरिज़ ममालिक का हो जाएगा सुल्तान की सेना का प्रधान। अगला है वकील ए दत्त, तो इसका हो जाएगा राज परिवार की देखभाल करना। अगला है काजी। काजी का हो जाएगा न्याय करना, मुख्य न्यायाधीश। अगला है दीवान ए ईसा, तो राजकीय फरमान जारी करना। और अगला है वरीद ए मुमालिक, तो गुप्त सूचना एकत्र करना। गुप्तचर और मुफ्ती या वाली, इसका हो जाएगा आख्ता में शांति व्यवस्था बनाए रखना। और लास्ट क्या हो जाएगा आमिल, तो आमिल वसूले गए राजस्व का हिसाब रखना। 9 नंबर प्रश्न है, सल्तनत काल में उपजाए जाने वाले अनाजों को खरीफ एवं रबी फसलों में बांटकर समझाएं। इसका उत्तर होगा सल्तनत काल में उपजाए जाने वाले अनाजों की खरीफ एवं रबी फसलें निम्नलिखित थे। खरीफ फसल में आ जाएगा धान, ज्वार, बाजरा, तिल और कपास। और रबी फसल में आएगा गेहूं, जौ, उड़द, मूंग और मसूर। गन्ना और अरहर खरीफ और रबी दोनों फसल में आते हैं क्योंकि ये एक साल का समय ले लेते हैं। अंगूर अस्थायी फसल है। आइए विचार करें का 10 नंबर प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के मूल्य नियंत्रण पर प्रकाश डालते हुए विचार करें कि क्या वर्तमान समय में सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर वस्तुओं की बिक्री
की कोई योजना कार्य कर रही है? इसका उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण इसलिए लागू किया ताकि प्रजा को उचित मूल्य पर वस्तुएं मिल सके। सुल्तान ने खाद्यान्नों से लेकर वस्त्र तथा दास दासियों और मवेशियों तक के मूल्य निश्चित कर दिए थे। दास दासियों और घोड़े के भी बाजार लगते थे। मेरे विचार से वर्तमान समय की सरकारें भी मूल्य निश्चित कर देती है। अनाजों के खरीद के लिए न्यूनतम मूल्य निश्चित कर देती है। यदि कोई खरीदे न खरीदे, सरकार उस मूल्य पर स्वयं अनाज खरीद लेती है और अपने गोदामों में रखती है। उन अनाजों को वह सरकारी शासन की दुकान से बिकवाती है। किरासन, पेट्रोल और डीजल का मूल्य भी सरकार ही निश्चित करती है। दुकानों पर अधिकांश सामानों पर मूल्य अंकित रहते हैं। दवाओं पर तो खासतौर पर दाम अंकित रहता ही है। दास दासी की बिक्री पर अपराध माना जाता है। पशुओं के मूल्य सरकार निश्चित नहीं करती। 11 नंबर प्रश्न है, सल्तनत कालीन किसानों एवं आज के किसानों में आप क्या समानता और असमानता है? तो इसका उत्तर होगा सल्तनत कालीन किसानों एवं अनाज के किसानों में हम यह अंतर देखते हैं कि सल्तनत कालीन किसान उपज का एक निश्चित भाग अनाज का लगान में देते हैं, वही आज के किसान एक निश्चित रकम नगद लगान में देते हैं। उस समय किसानों को मजबूर किया जाता था कि वे अपना अनाज सरकारी दर पर व्यापारियों के हाथ बेचे, लेकिन मूल्य निश्चित होने के बावजूद आज के किसान अपनी उपज बेचने न बेचने के लिए स्वतंत्र है। सल्तनत काल में सरकारी गोदामों में अनाज रखे जाते थे, आज भी रखे जाते हैं। सल्तनत कालीन किसान केवल हल कुदाल से खेती करते थे, लेकिन आज के किसान यांत्रिक कृषि भी करने लगे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।